जी, सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे थे प्राचीन भाषा, और प्राचीन इतिहास में हम लोग देख रहे थे उसमें भी दक्षिण भारत के इतिहास बहुत कुछ हम लोग देख चुके थे। हम लोग संगम, चेर पढ़ लिए, चोल पढ़ लिए और पांड्य पढ़ लिए, यानी संगम में संगम काल के तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी में हम लोग देखेंगे संगम युग में कौन कौन सा संगम हुआ। संगम मतलब होता है कवि, कवियों का जो सम्मेलन होता है ना, उसको बोलते हैं संगम। विद्वानों, विद्वान कवि, उसको बोला जाता है संगम। इसी तरीके संगम युग में तीन संगम हुआ है। बहुत बड़े विद्वान बैठते थे और वहाँ पुस्तकों की रचना करते थे। इसे संबंध हम लोग आज देखेंगे, और देखेंगे संगम युग में उसका आर्थिक व्यवस्था कैसा था और राजनीतिक व्यवस्था कैसा था संगम युग का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हम लोग शुरू किया आज संगम। संगम युग में तीन संगम हुआ था मुख्य रूप से। तो पहला जो संगम हुआ है उसके अध्यक्ष अगस्त थे, और सब जिससे हम लोग पढ़ते थे बौद्ध संगति, उसी तरीके से यहाँ भी संगम हुआ, ठीक ना। तो अध्यक्ष, संरक्षक और स्थल देखेंगे। तो पहला जो हुआ है संगम, अगस्त अगस्त उसके अध्यक्ष थे, अगस्त मुनि, ठीक ना। और इसका संरक्षण प्रदान करने वाले राजा का नाम पांड्य शासक था। यानी पांड्य जो हम लोग लास्ट में पढ़े हैं, चोर चेल पांड्य, पांड्य शासक जो पढ़े थे, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था, मछली था। इन्होंने क्या किया, प्रथम संगम का संरक्षण दिया। यानी इन्हीं के शासन काल में प्रथम संगम हुआ था। और स्थल मदुरै में, यानी पूछा जाता है प्रथम संगम कब हुआ या कहाँ, कब तो नहीं कहाँ हुआ, तो आपको आंसर देना है मदुरै। और जब द्वितीय संगम होता है, शुरू तो करते अगस्त ऋषि, लेकिन बीच में वो उनका किसी कारणवश देहांत हो जाता है, तब उनका नेतृत्व, आगे का नेतृत्व तोलकापियर करते हैं। दूसरे संगम का अध्यक्षता तोलकापियर करते हैं, और ये भी होता है पांड्य शासक के संरक्षण में। लेकिन इसका स्थल बदल जाता है, इसका स्थल कपाटपुरम हो जाता है। वही जब तीसरा होता है, तीसरा संगम, ये होता है नकीकर, नकीरर की अध्यक्षता में। और ये भी होता है पांड्य शासक। यानी यहाँ से क्लियर हो गया, तीनों जो संगम हुआ है पांड्य शासक के नेतृत्व में, बस अध्यक्ष अलग अलग हुए और देखिए जगह अलग हो गया। तो तीसरा जो संगम था, तीसरा संगम आपका होता है उत्तरी मदुरै में, मदुरै के उत्तरी भाग में होता था, ठीक ना। ये आपका महत्वपूर्ण हो गया संगम। इसमें से ये पूछा जाता है मदुरै में प्रथम संगम कहाँ हुआ था, तो मदुरै आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संगम साहित्य तथा रचनाकार। संगम युग में बहुत सारे पुस्तकों को रचना किया गया है। उन्हीं पुस्तकों में से कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम लोग देखेंगे और उनके लेखक कौन है, ठीक ना। जैसे देखिए तोलकापियम, पुस्तक का नाम है तोलकापियम। इसके रचना कौन थे, रचनाकार तोकापियर थे, तोकापियर, तोलकापियम के रचनाकार तोकापियर थे। दूसरा जो पुस्तक आपका शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम जो पुस्तक है, ये भी दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। इनके जो लेखक है इलिंगो अडिगल, इलिंगो अडिगल नामक व्यक्ति शिल्पाधिकारम नामक बुक की रचना करते हैं। और खास बात क्या, शिल्पाधिकारम पुस्तक का खास बात यह है कि बौद्ध धर्म की चर्चा करता। शिल्पाधिकारम बुक में बौद्ध धर्म से संबंधित बातों को लिखा गया है। इस कारण से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है शिल्पाधिकारम, क्योंकि हम लोग जब बिहार पढ़ते, बिहार के हिस्ट्री में विशेषकर बौद्ध धर्म पढ़ते हैं। रीजन क्या है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति यहीं से होता है, बिहार से ही। उसके बाद देखिए मणि मैखले, मणि मैखले भी एक पुस्तक है, इसकी रचनाकार शीतले सतनार है। मणि मैखले के रचनाकार शीतले सतनार है। और यहाँ देखिए मणि मैखले की एक बात और, जैसे हम लोग पढ़े हैं सती प्रथा, सती प्रथा का प्रथम जो साक्ष्य मिलता है लिखित रूप में मणि मैखले पुस्तक में दिया गया है। सती प्रथा के बारे में, यानी सती प्रथा की जानकारी हम लोग को मणि मैखले पुस्तक से भी मिलता है।
उसका नेक्स्ट जो पुस्तक है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि पुस्तक, जीवक चिंतामणि पुस्तक जो लेखक हुए तिरूर तिरूर तकदेवर, तिरूर तकदेवर हुए। यानी आपको ध्यान रखना है जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है, लास्ट में देवर याद रखिए, तिरूर तकदेवर। एक व्यक्ति के नाम है तिरूर तकदेवर, वो क्या के जीवक चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना करते हैं। और ये भी पुस्तक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। उसके बाद तिरुक्कल, तिरुक्कल भी पुस्तक है दक्षिण भारत इतिहास में। इसके रचनाकार तिरुवल्लुर है, तिरुक्कल के रचनाकार तिरुवल्लुर है। तो प्रमुख पुस्तक हो गए संगम युग के। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। संगम युग में जीवन यापन करने के लिए वहां के जो नगरवासी थे क्या करते थे, या राजा जी भी होते थे, राजा उनका नगर अपने राज को चलाने के लिए टैक्स वसूला होते थे, किस प्रकार से वसूलते थे हम लोग ये देखेंगे। जैसे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जैसे भी हम लोग कुछ भी खरीदते हैं जीएसटी पेमेंट करते हैं, जीएसटी देते हैं, सामान खरीदते हैं, बोतल खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, सब पर इंक्लूडिंग जीएसटी ऑलरेडी मेंशन रहता है। उसी तरीके से आय का मुख्य स्रोत जो था संगम युग का राजस्व था, भू राजस्व। यानी आय का महत्वपूर्ण संसाधन क्या था, भू राजस्व। भू राजस्व वसूला करते थे और यही से अपना राज्य का प्रशासन संभालते थे। राज्य का प्रशासन संबंधी जितना भी कार्य होता था वो किया करते थे। उसके बाद कृषि कर, कृषि कर के रूप में कृषि कर वसूला जाता था। संगम युग में कृषि कर वसूला जाता था और मुख्य रूप से इस कृषि कर को कदमई या करई कहा जाता था। ध्यान रखना, पूछा जाए कि संगम युग में कृषि कर को क्या कहा जाता था, आपको कदमई या करई कहा जाता था। ये हो गया कृषि कर। उसके बाद देखिए भूमि की पैमाइश, यानी भूमि नापने के लिए संगम युग में माँ शब्द का प्रयोग रहता था। माँ या बेली शब्द, माँ या बेली शब्द का प्रयोग संगम युग में भूमि की पैमाइश किया जाता, भूमि को नापने के लिए माँ या बेली शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसके देखिए अरिकमेडु, अरिकामेडु, ये जो जगह पांडिचेरी का है, अरिकामेडु जो जगह है पांडिचेरी का। और सबसे खास बात क्या है, भारत और रोम के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल था। अरिकामेडु से ही भारत और रोम क्या करते थे, एक दूसरे से व्यापार किया करते थे। व्यापारिक रूप से क्या था, ये प्रसिद्ध थी। आपको बात ध्यान रखना है, भारत और पूछा जाए संगम युग में भारत और रोम के बीच व्यापारिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था, अरिकामेडु। अरिकामेडु नामक स्थल था जो क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था व्यापारिक दृष्टि से। यहीं से व्यापार वाणिज्य हुआ करता था। अब चले आएंगे हम लोग राजनीति व्यवस्था में, यानी उसका राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। जिससे हम लोग देखिए हमारा भारत देश क्या है, लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। उस तरीके से देखा जाए, जैसे बगल में देखिए नेपाल में लोकतंत्र है, जैसे राजतंत्र जहाँ राजा का शासन हो। अभी भी देखिए नेपाल में राजा का पद अभी भी है, ठीक ना। तो वही देखिए जो संगम कालीन युग जो था राजतंत्रात्मक था या और वंशानुगत। राजा भी होता था लेकिन राजा का वंशानुगत था, तो राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, इस तरह से वो पद फिक्स था। इससे अभी कोई फिक्स नहीं है ना, हमारे भारत में क्या है, योग्यता के अनुसार है। अभी मोदी जी है तो बाद में मोदी जी फिर हट भी सकते हैं। अच्छा बात आएगी मोदी जी का, शायद संभावना है कि इसी साल के अंत में या फिर कभी भी सितंबर के आसपास मोदी जी अपना उत्तराधिकारी किसी को सौंप सकते हैं। ऐसा चर्चा है कि हो सकता है या फिर अमित शाह बन जाए प्रधानमंत्री, या योगी आदित्यनाथ बन जाए। ये संभावना ये व्यक्त किया जा रहा है। रीजन, सबसे मेन रीजन क्या है कि मोदी जी का हटने का, बीजेपी के संविधान में सक्रिय रूप से राजनीति करने का उम्र दे रखा है, शायद 73 वर्ष दे रखा है। 73 वर्ष के बाद उसको सक्रिय राजनीतिक से संन्यास लेना पड़ता है, यानी अपना उत्तराधिकारी किसी को सौंपना पड़ेगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी
अटल बिहारी वाजपेयी हो गए और आडवाणी जी हो गए, बहुत सारे नेता क्या हुए, अपने उम्र के कारण क्या कहे, उस पद को त्यागना पड़ा था। तो संभावना है कि मोदी जी भी क्या करेंगे, सितंबर या अक्टूबर के आसपास अपना उत्तराधिकारी किसी को सौंपेंगे। आगे चलिए देखिए, फिर राजा राजा को उस टाइम जो था, राजा के जैसे हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, तो राजा के बर्थडे को देखिए पेरूनल कहा जाता था। राजा जो बर्थडे मनाता था, जन्म दिवस, उनके जन्म दिवस को पेरूनल कहा जाता था। पेरूनल एक खास शब्द का प्रयोग करते थे जो राजा के जन्मदिन के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था, पेरूनल एक शब्द है। उसके बाद देखिए पोडियल, पोडियल जो शब्द है, पोडियल शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, सार्वजनिक भवन के लिए। जिससे देखिए पंचायत भवन सार्वजनिक भवन है, हम लोग ज्यादा पीएमसीएच जाते हैं वो सार्वजनिक स्थल है, रेलवे स्टेशन सार्वजनिक स्थल है। उसी तरीके जो भी सार्वजनिक भवन हुआ करता था, उसके लिए संगम युग में पोडियल शब्द का प्रयोग किया जाता था। और लास्ट सीमा शुल्क है, जैसे आज भी सीमा शुल्क वसूला जाता था, एक सीमा से दूसरे सीमा में प्रवेश किया जाता है तो सीमा शुल्क जहाज और कुछ भी से लिया जाता है। उसी तरीके संगम युग में भी सीमा शुल्क वसूला जाता था। वो सीमा शुल्क किस रूप में, उल्गू के रूप में, उल्गू या सुंगम नाम से सीमा शुल्क वसूला जाता था। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, संगम युग में हम लोग देखे महत्वपूर्ण पुस्तक देखे, आर्थिक व्यवस्था देखे, राजनीतिक व्यवस्था देख लिया है। अब बचा है सामाजिक व्यवस्था आपका, तो वही हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक ना। चलिए सभी का धन्यवाद, और इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए।